हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रसार शिक्षा को, मतलब हम एक्सटेंशन एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5वीं है। आज के जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, आज के क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपने पढ़े होंगे, यानी कि आज के क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड हैं। अगर आपको चीज़ें याद हैं, तो आप आसानी से आंसर कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपने पिछले सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। अब चाहे वो आपका टेक्सटाइल हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर आपका न्यूट्रिशन साइंस हो। इन तीनों की प्रैक्टिस सेट हमने कर रखी हैं और अभी हमारा बच रहा है इसके बाद फिजियोलॉजी और होम मैनेजमेंट। आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये लगभग 15 से 20 क्लासेस में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे होम मैनेजमेंट और फिजियोलॉजी पर, ठीक? चलिए, तो उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। आप काउंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में मुझे बताएँगे आपने कितने क्वेश्चन टोटल सही किए हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण लिखित शिक्षण सामग्री है, कौन-सी है? कल भी ये हमने चर्चा किया था कि जो हमारी शिक्षण सामग्रियाँ हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। लिखित दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। इसी दृश्य में ही आपकी लिखित शिक्षण सामग्री आ जाती है। तो जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्री है, क्या वो टेलीविज़न है? आप कहेंगे नहीं, ये तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है। रेडियो, ये तो आपका श्रव्य शिक्षण सामग्री है। बचा आपका अखबार। तो ये जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, बुलेटिन्स हैं, लीफ़लेट हैं, पैम्पलेट हैं, पत्रिकाएँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिखित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लिखित शिक्षण सामग्री के लाभों में शामिल है। मतलब लिखित शिक्षण सामग्री के क्या लाभ हैं? अस्थायी महत्व, विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त, विश्वसनीयता या फिर उपरोक्त सभी। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिखित शिक्षण सामग्री के फायदों में या लाभों में ये सारे लाभ आ जाते हैं। एक तो इनका स्थायी महत्व होता है। हमारे पास दुनिया भर के दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री या सिर्फ श्रव्य शिक्षण सामग्री या तमाम प्रकार के जो हमारे पास शिक्षण सामग्रियां हैं, भले ही उनका इस्तेमाल कर लें, उनका उपयोग भले ही कर लें, लेकिन जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्री है अर्थात जैसे हमारी पुस्तकें हो गई, क्या इनका तोड़ है? क्या इन्हें ये काट दे पाएँगे शिक्षण सामग्री? नहीं। तो जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्री है इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका महत्व पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी इसका महत्व समाप्त नहीं होने वाला है और ना ही इसकी उपादेयता कम होने वाली है। ठीक? तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्रियों में शामिल होते हैं। इनसे हमें विस्तृत और जटिल सूचनाएँ मिलती हैं। हम आपसे बार-बार कहते हैं ना कि बुकों को पढ़िए, थोड़ा बहुत बुक को पढ़ना चाहिए। वहाँ से हमें बहुत जटिल सूचनाएँ भी मिलती हैं, विस्तृत जानकारी मिलती हैं। साथ ही साथ पुस्तकों पर हमारी विश्वसनीयता होती है, ठीक? यहाँ पर अगर मैं पुस्तक बात कर रही हूँ, तो लेकिन लिखित शिक्षण सामग्री का मतलब सिर्फ़ पुस्तक से नहीं है। बस मैं तो एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ कि पुस्तक का क्या महत्व है क्योंकि पुस्तक भी हमारा एक लिखित शिक्षण सामग्री होता है। अगर हमने आपसे कोई बात कह दी, तो उसका कोई वैल्यू आजकल नहीं है, आपको पता है कि लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने लिख के आपको दे दी, तो उससे हम हट नहीं सकते क्योंकि वो अस्थायी होता है, ठीक? तो ये सारे लाभ आपके शामिल हो जाते हैं लिखित शिक्षण सामग्री में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी व्यक्ति से यदि किसी से मतलब किसी से का मतलब किसी भी व्यक्ति से आपके अच्छे संबंध ना हो, तो उससे संपर्क स्थापित करने का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो सकता है?
क्या आप उससे जाकर घर पर भेंट करें? क्या खेत पर जाकर भेंट करें, व्यक्तिगत पत्र लिखें या फिर कार्यस्थल पर जाकर उससे भेंट करें? तो देखिए, जैसे ये जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, ये हमारे मधुर संबंध ना होने पर भी ये उपयोगी होती हैं। जैसे अगर आपकी और हमारी नहीं बनती है, ठीक? तो हम पत्र के माध्यम से लिखित रूप में आपको दे देते हैं। और आप चीज़ों को समझ लेते हैं। मतलब अगर आप किसी को व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से भी आप अपनी बातों को उस तक पहुँचा सकते हैं। अब आपके और उसके विचार चाहे जैसे हों, आपकी और उसकी बनती भले ही ना हो, ठीक? तो अगर अच्छे संबंध नहीं है, तब भी उसमें आपका सबसे उपयुक्त जो होगा वो व्यक्तिगत पत्र होगा। पता लगा आप घर पर गए मिलने या खेत पर मिलने गए या फिर कार्यस्थल पर ही मिलने गए, संबंध तो दोनों के वैसे ही खराब हैं, हो गई हाथापाई वहाँ पे। तो सबसे उपयुक्त क्या होता है कि आप उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिख दीजिए, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित शिक्षण सामग्री के विषय में सही नहीं है। क्या? क्या कम समय तथा कम धन व्यय होता है? कम मेहनत लगती है? भ्रम का निवारण तुरंत होता है या संदेश ना पढ़े जाने की आशंका होती है? तो अगर आपको एक विकल्प चुनना है तो इसमें एक ही विकल्प आपका सही दिया ही गया है। क्या? जब हम बात करते हैं लिखित शिक्षण सामग्री की, तो उसके पढ़े जाने की आशंका बनी रहती है। आपने किसी को व्यक्तिगत पत्र भेज दिया, अब पता नहीं उस व्यक्ति ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें इतना पता है कि लिखित शिक्षण सामग्री में समय बहुत लगता है, साथ ही साथ इसमें धन भी व्यय होता है। कम मेहनत नहीं, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। आप कोई अगर चीज़ अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको समय ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ भ्रम का निवारण तुरंत होता है, ये गलत है। अगर आपने देखा होगा कि किसी पुस्तक में कुछ गलत दिया गया है, कुछ गलत लिख दिया गया है, तो आपको भ्रम बना रहता है और इसका निवारण आसानी से नहीं हो पाता है। तो जब हम लिखित शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, तो जैसे लिखा है, आप यही समझ लीजिए। अगर जैसे हम कोई एग्ज़ाम्पल ऐसे लें कि अभी यहाँ पर मान लीजिए लिखा है, लिखे में आपको बोला गया है कि दरवाज़ा मत खोलो, ठीक? क्या है कि दरवाज़ा मत खोलो। नहीं, ये एग्ज़ाम्पल सही नहीं है। अभी कैसे आपको बताऊँ एग्ज़ाम्पल? जैसे मतलब होता नहीं है कि हम किसी कार्य को जैसे हाँ, एक एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं कि अगर जैसे हमने कुछ आपसे एक खाने के लिए हम बोले आपको हमने कुछ चीज़ खाने को बना कर दिया और हमने आपसे ये कहा कि आप इसका फीडबैक हमें लिख कर दीजिए। तो आपने क्या किया, लिख दिया कि क्या खाना है? क्या खाना है मतलब वाह! एक आपने वाह नहीं लगाया, सिर्फ़ कह दिया क्या खाना है? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हमने आपसे फीडबैक माँगा था। हो सकता है कि आप ये कह रहे हों कि कितना बेकार खाना है, मतलब क्या खाना है, इसको क्या खाएँ? या हो सकता है कि आपके मन में हो, वाह! क्या खाना है? मतलब कितना स्वादिष्ट है। आई होप कि आप ये बात को समझ पा रहे हों कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो जो लिखित चीज़ें होती हैं ना, उसमें भ्रम होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो बोल रहा है, अगर आप उसके हाव-भाव से चीज़ों को सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमने क्या बोला है। कभी-कभी हम गुस्से में कोई चीज़ बोलते हैं, व्यक्ति को बुरा लग जाता है, लेकिन अगर वही बात प्रेम से बोलते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो ये हमारे जब हम लिखित कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हमें भ्रम रहता है कि ये एक्चुअली में बात कह क्या रहा है, हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर जो आपका उपरोक्त ये आपका जो संदेश ना पढ़े जाने की आशंका है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे आपके गलत दिए गए हैं, गलत कथन हैं, ठीक? क्योंकि लिखित में भ्रम जल्दी से दूर नहीं होता है, मेहनत काफ़ी लगती है, समय और धन भी आपका अधिक व्यय होता है। और एक चीज़, जैसे जब हम लिखित की बात करते हैं, तो लिखित सामग्री के लाभों में अगर हम बात करते हैं, तो लिखित शिक्षण सामग्री को आप अस्थायी रख सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से भेज सकते हैं। ये आपके पास एक कह सकते हैं कि बहुत अस्थायी तो हमने बात कर ही ली।
बाकी आपने लिखित शिक्षण सामग्री के महत्व और इसकी सीमाओं के बारे में भी पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, तो एक बार उसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। समाचार पत्र किस प्रकार का शिक्षण सामग्री है? प्रक्षेपित है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है, लिखित है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो हमारे पास समाचार पत्र आते हैं, ये आपके लिखित शिक्षण सामग्री के उदाहरण होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कोई भी समाचार तभी मूल्यवान हो सकता है जब क्या? जब वो समय से प्रकाशित हो तब, लोगों के द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ा जाए तब, या घटना जितना पास का हो पाठक की रुचि समाचार पत्र पढ़ने में उतना ही ज़्यादा आता है। उपरोक्त सभी। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाचार पत्रों का मूल्यवान होना तभी संभव है जब ये समय से प्रकाशित हों। ये लोगों के द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से पढ़े जाएँ। और आपको पता है कि कोई रुचि कब लेता है? जब आपने किसी समाचार पत्र में कोई घटना बताई और वो घटना अभी आस-पास की हो, हाल-फिलहाल की हो, तो लोग उसे बड़े रुचि से पढ़ते हैं। अगर आप 10-12 साल पहले या 15-20 साल पहले की बात करते हैं, या हम मान लेते हैं कि आप 15-20 दिन पहले की न्यूज़ कवर कर रहे हैं और आपके पास में 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, तो लोग जो 1 दिन पहले की न्यूज़ है तत्काल वाली, उसे पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपका समाचार जो मूल्यवान होगा इन सभी कारकों पर निर्भर करता है, ठीक? ऐसा ना हो कि आपने जो प्रकाशन किया है, वो बाद में किया हो, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है लीफलेट, पैम्फलेट, बुलेटिन ये किस प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ हैं? क्या ये श्रव्य शिक्षण सामग्री हैं, दृश्य शिक्षण सामग्री हैं, यानी कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री हैं, लिखित शिक्षण सामग्री हैं या फिर सभी? आपको पता है अखबार हो गया, समाचार पत्र हो गया, लीफलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन, चार्ट और ये आपके परिपत्र, साथ ही साथ पुस्तकें, ये सारे के सारे हमारे लिखित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक? और अगर हम इसे संपर्क में बात करें तो ये एक बड़े समूह यानी कि एक जनसंचार के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा जाता है आपसे लीफलेट में पृष्ठों की संख्या होती है। लीफलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन तीनों में कितने-कितने पृष्ठों की संख्या होती है, इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे जो आपका लीफलेट होता है, लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन, इन तीनों में सबसे छोटा आपका लीफलेट होता है। इसमें जो पृष्ठों की संख्या होती है वो 2 से 4, 4 से 12, 20 से 25 या फिर 40 से 25 होती है 45 होती है। तो इसमें जो आपके पृष्ठों की संख्या होती है वो 4 से लेकर 12 होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, और हाँ, ये जो आपके लीफलेट, पैम्पलेट्स, बुलेटिन होते हैं इनमें एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन-सी लिखित शिक्षण सामग्री सबसे अधिक पन्ने वाली होगी? लीफलेट, पैम्फलेट, बुलेटिन या फिर गुलेटिन? अब ये गुलेटिन जैसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। ये अभी हमने आपको बताया 3 नाम, लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन। सबसे कम पन्नों वाला या सबसे कम पृष्ठ वाला लीफलेट होता है। सबसे अधिक पृष्ठ वाला बुलेटिन होता है। जैसे जो आपका लीफलेट है, पैम्फलेट है और बुलेटिन है, तो आपका जो बुलेटिन है, उसमें भी एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसमें बिल्कुल विधिवत चीज़ों को बताया जाता है, ठीक? तो सबसे अधिक पृष्ठों वाला कौन है? सबसे अधिक पृष्ठों वाला हमारा बुलेटिन है, ठीक? इसमें जो पृष्ठों की संख्या है कितनी है? अगर याद है तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ आगे तो आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो बुलेटिन में पृष्ठों की संख्या होती है कितना? 8 से 10, 12 से 15, 24 से 48 या फिर 50 से 55। तो जो आपके बुलेटिन हैं, बुलेटिन में पृष्ठों की जो संख्या होती है, वो 24 से लेकर 48 होती है। जैसे जब हम बात करते हैं किसके? लीफलेट के। लीफलेट में
जो आपके लीफलेट होता है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 4 से 12 थी। जब हम पैम्पलेट की बात करते हैं तो इसमें पृष्ठों की संख्या 12 से लेकर 24 होती है और 24 से लेकर 48 बुलेटिन के पृष्ठों की संख्या होती है। लीफलेट का पूछा जा चुका है, पैम्पलेट, बुलेटिन इन सब का ध्यान रखिएगा, सब पूछे जाएँगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पैम्पलेट में पृष्ठों की संख्या, अभी-अभी हमने आपको बताया कि लीफलेट में कितना होता है, तो 4 से लेकर 12 मतलब मिनिमम 4 मैक्सिमम 12 और पैम्पलेट में क्या होगा? तो पैम्पलेट में 12 से लेकर 24 होगा। वहीं हम बात करें कि बुलेटिन तो अभी-अभी आपने देखा कि 24 से लेकर 48 हमारा राइट आंसर हो गया। 12 से लेकर 24 पृष्ठों की संख्या किसमें पाई जाती है? तो वो पैम्फलेट में पाई जाती है। ठीक? ये सब किसके उदाहरण हैं? लिखित शिक्षण सामग्री के। अगर हम दृश्य में बात करें, दृश्य, श्रव्य इन सब में तो ये आपके दृश्य शिक्षण सामग्री हैं। अगर हम प्रक्षेपण और गैर प्रक्षेपण में पूछें तो ये आपके गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हैं। ठीक? एक ही पॉइंट 3-3 क्वेश्चन। बात आप समझिएगा, एक ही पॉइंट से 3-3 क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये जो लीफलेट है, पैम्फलेट है, बुलेटिन है, इनको तैयार करते समय आपको किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? क्या वाक्य छोटे हों, भाषा सरल हो, स्थानीय भाषा में लिखा हो या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो हमारा लीफलेट, पैम्फलेट, बुलेटिन होता है, जब हम इसको तैयार करते हैं, आपको पहले ही पता है कि ये तीनों में एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है। फ़र्क इतना होता है कि बस इनका जो वर्णन किया जाता है, वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। तो जब हम लीफलेट या पैम्पलेट या बुलेटिन को तैयार करते हैं, तो हमें उनमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। जैसे वाक्य हमारा छोटा होना चाहिए, छोटे-छोटे वाक्य हों। हमारी भाषा जो हो वो सरल हो, आसानी से लोग समझ सकें। अगर ये मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो वो स्थानीय भाषा में लिखा हो तो और भी अच्छा होता है। ठीक? अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर उसमें कुछ बताई गई चीज़ होती है, तो वो कई भाषाओं में लिखी होती है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी न जाने कौन-कौन सी भाषाएँ, मुझे तो पढ़नी आती नहीं है हर भाषा। अब इतना पता है कि हिंदी, इंग्लिश के साथ में कुछ उर्दू भी रहता है और साथ में 1 आध 2 लैंग्वेज आपके और हो जाते हैं कभी-कभी। अदरवाइज़ हिंदी, इंग्लिश तो ज़रूर होता है। तो ये जो आपके लीफलेट, पैम्पलेट होते हैं, इनमें वाक्य आपके छोटे हों, भाषा इनकी सरल हो, साथ ही साथ अगर आपने स्थानीय भाषा का प्रयोग कर लिया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक? यानी कि आप ये उपरोक्त आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक अच्छे परिपत्र की विशेषता है। परिपत्र क्या है? तो ये भी आपका गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। दृश्य में पूछा जाएगा तो दृश्य है। अगर आपसे लिखित पूछा जाए तो ये लिखित है, ठीक? दृश्य शिक्षण सामग्री है, लिखित शिक्षण सामग्री है, ये पढ़े-लिखे लोगों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये आपका गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आता है, इतना तो आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा। देखिए, चाहे हम बात करें आपके पोस्टर की, चार्ट की या टेलीविज़न की या फिर रेडियो की, तो इनसे एक जो कॉमन क्वेश्चन बनता है उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब उसको हम हर क्वेश्चन में ही नहीं करवाएँगे, 1-2 क्वेश्चन में हमने करवा दिया। जैसे टेलीविज़न की बात हो तो ये किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो ये श्रव्य शिक्षण सामग्री है। अगर पूछा जाए कि प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित तो आप बताएँगे प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि प्रक्षेपित क्या है? तो जिन पर आपको ये बिजली इत्यादि की आवश्यकता होती है प्रक्षेपित और जिन पर नहीं होती है गैर प्रक्षेपित। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं एक अच्छे परिपत्र की। क्या है? वाक्य बड़े हों, अस्पष्ट हों, उद्देश्यहीन हों, भाषा सरल हो ताकि कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी पढ़कर समझ सके। तो अगर हम एक परिपत्र की बात कर रहे हैं,
तो एक परिपत्र आपका अच्छा परिपत्र वही है जिसकी भाषा सरल हो ताकि उसे हर कोई व्यक्ति पढ़ सके, आसानी से चीज़ों को समझ सके। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है ना, ये सारे के सारे हमारे श्रव्य शिक्षण सामग्री के ही अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। रेडियो से सबसे पहली बार, अब यहाँ से आपके आ गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है, मतलब अब पहले आपको रेडियो की हिस्ट्री पढ़नी है, देन आप पढ़ेंगे टेलीविज़न की हिस्ट्री, और अभी कुछ टेलीविज़न के क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम कल की क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 45 तक आपको मिलने वाले हैं टेलीविज़न और रेडियो से ही संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा का सारा हिस्ट्री हमने आपको थ्योरी की क्लासेस में करा रखा है। ठीक? चलिए, बात करें अगर रेडियो की, तो रेडियो से सबसे पहली बार समाचार का प्रसारण कहाँ हुआ था? हमारे भारत में हुआ था, पड़ोसी चीन के यहाँ हुआ था, जापान में हुआ था या फिर अमेरिका में हुआ था? अगर हम बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो से जो पहली बार समाचार का प्रसारण किया गया था, वो तो आपके जापान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई, 1915 में हुई, 1920 में हुई या फिर 1919 में हुई? तो ये जो आपका रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ इन अमेरिका है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो याद होंगी, क्योंकि हम रेडियो और टेलीविज़न इन्हीं दो की हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा क्या इन्हीं की हिस्ट्री पढ़ते ही हैं। बाकी तो हमारे ऐसे हैं कि जिनको आप थोड़ा-सा समझ लेंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकेंगे, बट इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो काउंट ज़रूर करते रहिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक? चलिए, अमेरिका ने रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण कब किया? 1910, 1916, 1920 या फिर 1925? तो जो अमेरिका ने सबसे पहली बार रेडियो से प्रसारण किया था, वो किया था 1916 में। कब किया था? 1916 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव किसने डाली थी? किसकी? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, 1922 में नींव पड़ी थी। किसके द्वारा डाली गई? अमेरिका ने, ब्रिटेन के द्वारा, जापान के द्वारा या फिर चीन के द्वारा? तो एक बात आप पहले ही समझ लीजिए, चीन का योगदान इसमें आपको कहीं नहीं मिलता है। चीन का नाम आपको रेडियो और टेलीविज़न की हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं, भले ही अमेरिका ने सबसे पहले प्रसारण किया हो, लेकिन जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई, वो ब्रिटेन के द्वारा डाली गई थी। कब? 1922 में डाली गई थी। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में ये जो मद्रास प्रेसिडेंटी क्लब है, इसके द्वारा कब से मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा है? रेडियो के माध्यम से बात हो रही है, ठीक? क्या ये 31 जुलाई 1920 से हो रहा है, 31 जुलाई 1922 से, 31 जुलाई 1924 से या फिर 31 जुलाई 1938 से? तो भारत में मद्रास प्रेसिडेंटी क्लब के द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम का प्रसारण जो हो रहा है, वो हो रहा है 31 जुलाई 1924 से। कब से? 31 जुलाई 1924 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। आज के जो क्वेश्चन हैं, बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर करना है।
इसमें समझने समझाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आपको याद करना है क्योंकि यहाँ पर समय वगैरह दिए गए हैं बस। बात करें नियमित रेडियो प्रसारण, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो कि एक गैर सरकारी संस्था है, के द्वारा कब से प्रारंभ किया गया था? कब से? 23 जुलाई 1920 से, 23 जुलाई 1924 से, 23 जुलाई 1925 से या फिर 23 जुलाई 1927 से। तो देखिए, ये जो नियमित रेडियो प्रसारण किया जा रहा है, ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जो कि एक आपकी गैर सरकारी संस्था है। पूछा जा सकता है कि ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ये कैसी संस्था है? सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कैसी है? तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी गैर सरकारी संस्था है, जो कि ये जो है 23 जुलाई 1927 से प्रारंभ किया गया था। ठीक? नाम ध्यान रखेंगे, डेट वगैरह ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने रेडियो को अपने अधीन कब लिया था? जैसे अभी आपने देखा कि ये एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा इसका नियमन हो रहा था, प्रसारण किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कब ले लिया? 20 में लिया 1900, 1925 में लिया, 1930 में लिया या फिर 1935 में लिया? तो जब ये 27 में गैर सरकारी संस्था ने ही प्रारंभ किया, तो ये दोनों साल का तो सवाल ही नहीं उठता है। बचा क्या? 30। तो जो 1927 में गैर सरकारी संस्था जो है इसको चला रहा था, नियमन कर रहा था, प्रसारण कर रहा था, तो भारत सरकार ने सन 1930 में इसे अपने अधीन ले लिया और इसका नाम क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 22 है, 1930 में अभी जो आपने क्वेश्चन देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेट है, यानी कि कहानी आगे बढ़ते ही जा रही है। तो जब 1930 में भारत सरकार ने रेडियो को अपने अधीन ले लिया तथा भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जो 1930 में भारत सरकार ने रेडियो को अपने अधीन लिया था, तो ये किस नाम से चल रहा था इसका कार्यक्रम? तो भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रम चल रहा था। बाद में इस भारतीय प्रसार संदेश का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ठीक? अब ये ऑल इंडिया रेडियो नाम परिवर्तित कब किया गया? क्या 1930 में ही हुआ जब सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, या 1935 में हुआ, या 1936 में हुआ, या फिर 1940 में हुआ? तो भारत सरकार ने 1930 में अपने अधीन ले लिया, जो कि भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था। लेकिन फिर दौर आया किसका? दौर आया 1936 का, जब इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ। कब हुआ? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया और आप रेडियो पर आकाशवाणी नाम ही सुनते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया रेडियो था, इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो आपको पता है कि 1936 में तो इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो ही रखा गया था। समय आया 1957 का, जब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। तो थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका से शुरुआत होके भारत तक पहुँचने में इसके नामों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ, कब हुआ, थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। टेलीविज़न है, लिखित शिक्षण सामग्री? नहीं। श्रव्य शिक्षण सामग्री? नहीं। दृश्य शिक्षण सामग्री? नहीं। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री? हाँ। तो जो हमारा टेलीविज़न है, ये एक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। ठीक? दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। अगर इसी में हम कठपुतली के खेल की बात कर लेते हैं,
तो कठपुतली का जो खेल है, ये भी आपके दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री में ही आता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टेलीविज़न द्वारा किस प्रकार से संपर्क किया जाता है? व्यक्तिगत संपर्क होता है, समूह संपर्क होता है, विराट जन संपर्क होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, माइक्रोफ़ोन हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, इन सब के माध्यम से आप विराट जन संपर्क करते हैं, ठीक? तो ये हमारे विराट जन संपर्क के उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। आ गया हमारा किसका इतिहास? आ गया हमारा टेलीविज़न का इतिहास। अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न के प्रसारण की, तो सबसे पहले जो प्रसारण किया गया था कहाँ पर? भारत में, जापान, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो आप कहेंगे अमेरिका नहीं है। अमेरिका ने तो रेडियो का सबसे पहले प्रसारण किया था। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिसने रेडियो का प्रसारण किया हो वही टेलीविज़न का भी प्रसारण करे। तो जो टेलीविज़न का प्रसारण किया गया था, वो सबसे पहले किया गया था आपके ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन में ही टेलीविज़न का पहला प्रसारण हुआ था। लेकिन पहले के समय में जैसे आज हमारे पास रंगीन टीवी हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी टीवियाँ नहीं हुआ करती थी। मूक फ़िल्में चलती थी। आगे आप देखेंगे कि पहली मूक फ़िल्म कौन-सी है, पहली बोलती फ़िल्म कौन-सी है, किसको फ़िल्म जगत का जन्मदाता माना जाता है, फ़िल्म नगरी कौन-सी है, सब आप देखेंगे, ठीक? तो टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। अच्छा, ये टेलीविज़न और रेडियो को खिचड़ी मत करिएगा, ठीक? क्योंकि नाम काफ़ी मिलते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस नाम मिलते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा-सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फ्रांस द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा कब से? 1930 से, 1936 से, 1938 से या फिर 1940 से? अगर हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न का प्रसारण वो भी कहाँ पर? फ्रांस में। तो टेलीविज़न का प्रसारण जो फ्रांस में हो रहा है वो 1938 से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटेन ने टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू किया? सबसे पहले इसी ने शुरू किया था। क्या 1930 में किया, 1935 में किया, 1938 में किया या फिर 1936 में किया या फिर 1938 में किया? तो अगर सबसे पहले ब्रिटेन ने किया, तो अभी-अभी आपने क्या पढ़ा? अभी-अभी आपने पढ़ा कि 1938 में किसने किया था? फ्रांस में। इसका मतलब फ्रांस से पहले अगर ब्रिटेन ने किया है, तो ध्यान रखेंगे 1936 से ब्रिटेन ने टेलीविज़न का प्रसारण करना शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। वैसे आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन अभी तक तो शायद नहीं पूछा है। अमेरिका ने टेलीविज़न से प्रसारण का कार्य कब शुरू किया? अरे भाई, ब्रिटेन ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, तो अमेरिका काहे को पीछे रहेगा? उसने भी शुरू किया, लेकिन कब किया? 1935 में, 36 में, 1938 में या फिर 1940 में? तो जब फ्रांस में हुआ उसी समय अमेरिका ने भी शुरू किया था। अमेरिका ने 1938 में टेलीविज़न से प्रसारण का कार्यक्रम शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है कि भारत में किसकी सहायता से टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था? भारत में किसने मदद की थी टेलीविज़न के प्रसारण में? क्या यूनिसेफ ने की थी, यूनेस्को ने की थी, डब्ल्यूएचओ ने की थी या फिर डब्ल्यूटीओ ने की थी? इस क्वेश्चन का तो आंसर हम बाद में देखेंगे। अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहुँच चुके हैं 30 पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नाम जो ऑप्शन में दिए गए हैं उससे देख के आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आपको यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। वो क्या है? वो ये कि सबसे पहले आप हमें बताएँगे यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। इन तीनों का फुल फॉर्म, इनकी स्थापना और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? बस
इतनी बात हमें आप बता दीजिएगा। बाकी तो इसी आपके ब्रांच में हमें इन सब के बारे में पढ़ना होता है, तो डिटेल में हम क्वेश्चन करेंगे। बट चारों का फुल फॉर्म, चारों की स्थापना और चारों का मुख्यालय कहाँ है, आप हमें ये बता दीजिएगा। बाकी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में जो टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था, उसमें हेल्प की थी किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को की मदद से भारत में टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये चारों का आंसर आप हमें देंगे। अगर नहीं देंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपने मेरी मेहनत पर पानी डाल दिया है। अपनी मेहनत तो आपकी मेहनत तो पानी में गई ही गई, साथ ही साथ आपने मेरी मेहनत को भी पानी में डाल दिया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। और हाँ, अगर चारों का नहीं आ रहा है, तो एक बार जाकर आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ाए गए हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर 2-4 नाम आपको साथ में और ही मिल जाएँगे। ठीक? चलिए, भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से टेलीविज़न का प्रसारण कहाँ हुआ था? अब पूरे भारत में तो हुआ नहीं होगा, किसी एक जगह हुआ होगा। कहाँ? मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में या फिर बिहार में? तो ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को ने मदद की थी टेलीविज़न के प्रसारण की, वो आपका दिल्ली में हुआ था, ना कि मुंबई। क्योंकि आपको पता है कि फ़िल्म नगरी जो है वो हमारी मुंबई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहला प्रसारण वहीं पर हुआ था। पहला प्रसारण कहाँ हुआ था? यूनेस्को की मदद से दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पहला देश है। देखिए, ब्रिटेन ने स्टार्ट तो कर दिया टीवी से प्रसारण करना, लेकिन जो उसने फ़िल्मों का या जो उसने टीवी चलाई थी, उससे जो प्रसारण किए जा रहे थे कार्यक्रम, वो आज की तरह रंगीन नहीं थे। ब्लैक एंड व्हाइट थे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट देखे भी होंगे टीवी, और मूवीज़ भी आपने पहले देखी होंगी। तो पहले कार्यक्रमों का जो प्रसारण होता था, वो रंगीन नहीं हुआ करता था। लेकिन रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारण किसके द्वारा किया गया? क्या भारत ने किया, अमेरिका ने किया, जापान ने किया या फिर ब्रिटेन ने किया? तो जो ये रंगीन टीवी देने का कार्य किया था, वो अमेरिका ने किया था, ठीक? अमेरिका के द्वारा जो रंगीन टीवी से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे, हमारा पहला देश ऐसा है जो कि अमेरिका है, जिसने रंगीन टीवी से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे पहले टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? आपने देखा दिल्ली में हुआ, लेकिन कब? 1938 में, 40 में, 55 में या फिर 59 में? तो जो भारत में सबसे पहले टेलीविज़न से प्रसारण किया गया था, वो 1959 में हुआ था, अर्थात 1959 में हुआ था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अमेरिका अमेरिका ने रंगीन टीवी कार्यक्रम कब प्रसारित किया? ये तो आपने देखा कि रंगीन टीवी का प्रसारण अमेरिका के द्वारा हुआ, लेकिन कब? 1950 में, 52 में, 53 में या फिर 55 में? तो अमेरिका ने 1953 में रंगीन टीवी से कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में टीवी का पहला केंद्र कहाँ था? मुंबई था, दिल्ली था, उत्तर प्रदेश था या फिर कर्नाटक था? तो अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यूनेस्को की मदद से दिल्ली में किया गया था। तो आपका दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में टीवी का दूसरा केंद्र है। आज की क्लास हमने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 45 तक आपको याद करने वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें समझना और समझाना कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री है, समय दिया गया है, देश का नाम दिया गया है, पहला किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो जो भारत में दूसरा केंद्र बनाया गया था, क्या वो बम्बई था, दिल्ली था, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो वही हमारा क्या था? मुंबई था, बम्बई था। दूसरा केंद्र कौन था? बम्बई था।
पहला कौन था? दिल्ली था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूनेस्को की मदद से किया गया था 1959 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मुंबई में टीवी प्रसारण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? दूसरा केंद्र था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या ये 2 अक्टूबर 1959 से हुआ, 2 अक्टूबर 1960 से हुआ, 2 अक्टूबर 1970 से हुआ या फिर 2 अक्टूबर 1972 से हुआ था? तो 59 में तो ये दिल्ली में ही आया था। ये जो मुंबई में टीवी प्रसारण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, वो 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? ये जो भारत में अमृतसर और श्रीनगर स्टेशन है, इनको कब खोला गया? भारत और श्रीनगर के टीवी स्टेशन को कब खोला गया? 60 में यानी कि 1960 में, 1970 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो ये जो आपके अमृतसर और श्रीनगर में टीवी स्टेशन खोले गए थे, वो 1973 में खोले गए थे दोनों जगह पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सन 1975 में कहाँ पर टीवी केंद्रों का उद्घाटन हुआ? धीरे-धीरे हमारे भारत के हर एक क्षेत्रों में टीवी का जो स्टेशन है बनता जा रहा है, यानी कि टीवी के केंद्र खोले जा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, मुंबई के बाद ये पहुँच गए अमृतसर और श्रीनगर। अभी आपको बताना है कि जो 1975 का दौर था, उसमें किन-किन जगहों पर टीवी के केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो कोलकाता में हुआ, लखनऊ में हुआ, मद्रास में हुआ, यानी कि इन तीनों जगहों पर 1975 में ही टीवी केंद्रों की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ, खोला गया। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब भारत में रंगीन टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ? क्या ये 1960 में हुआ, 1970 में हुआ, 1980 में हुआ या फिर 1982 में हुआ? तो जो भारत में रंगीन टीवी का कार्यक्रम प्रसारण चालू हुआ था, वो 1982 से स्टार्ट हुआ था। हालाँकि स्टार्ट भले ही हुआ था, लेकिन हम सब ने आपने भी देखा होगा ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आपने देखी होगी, बहुत पुरानी जो हमारी मूवीज़ हुआ करती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही बनती थी। भारत में टेलीविज़न को लोकप्रियता को बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? मतलब अगर हम बात करें कि टेलीविज़न का जो हमारे इतना लोकप्रिय हो गया, कब से हो गया या किसकी वजह से हुआ? क्या महात्मा गांधी की वजह से हुआ? राजा राम मोहन राय की वजह से हुआ? रामानंद सागर की वजह से हुआ या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा हर घर में कुछ देखा जा रहा हो या ना देखा जा रहा हो, रामायण, महाभारत ऐसे ऐसे कार्यक्रम थे जिसको देखने के लिए लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़ा हुआ करते थे। पहले का समय था, आपको घरवाले बताते ही होंगे कि पहले सबके घरों पर टीवी नहीं हुआ करती थी। तो जो गिने-चुने लोगों के यहाँ टीवी हुआ करती थी, तो लोग उनके घरों पर भीड़ लगा लिया करते थे। अभी कुछ ही समय की पहले की बात है, रामायण और महाभारत के लिए मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, घरों में कम से कम ऐसे आस-पास के लोगों की 15-15 लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी रामायण, महाभारत देखने के लिए। तो जब बहुत पहले जब ये जो आपके रामानंद सागर जी हैं, इन्होंने जब रामायण को बनाया था, रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे कह सकते हैं जो हमारे ये टीवी के प्रोग्राम जो थे चलाए जा रहे थे, तो इन्हीं की वजह से जो है ये टीवी इतना लोकप्रिय हो गया। लोग इसी को देखने के लिए टीवी लाने लगे थे। इनफैक्ट मेरी मम्मी बताती हैं कि नाना भी मेरे इसीलिए टीवी लेके आए थे क्योंकि मम्मी और इनकी जो बहनें थी, ये लोग बहुत दूर मतलब जाती थी रामायण देखने के लिए और वहाँ पर खड़े होकर देखना पड़ता था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोग रामायण को देखने के लिए आज हमारे पास मोबाइल है, हम जब चाहें तब देख सकते थे, लेकिन पहले ऐसे थोड़ी ना होता था। पहले तो इसका टाइम फिक्स हुआ करता था कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा टीवी को लोकप्रियता मिली है, वो इसी रामायण की वजह से मिली थी और जिसको रचयिता या जिसके रचयिता हैं रामानंद सागर जी। ठीक?
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सर्वप्रथम फ़िल्म का प्रदर्शन किसने किया था? भारत ने किया था, अमेरिका ने किया था, ब्रिटेन ने किया था या फिर यूरोप में किया था? तो भले ही हमारे जो अमेरिका है, इसने टीवी का आविष्कार या टीवी से प्रसारण बाद में किया हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने कई चीज़ों को आगे चलकर काम किया था। तो सर्वप्रथम जो फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया था, वो अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे पहले फ़िल्म का प्रदर्शन लूमियर बंदियों द्वारा कब किया गया था? क्वेश्चन को नोट डाउन और करिएगा, इसी में एक क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए, भारत में सबसे पहले फ़िल्म का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? तो लूमियर बंधुओं के द्वारा किया गया। कब? 7 जुलाई 1980 को, 7 जुलाई अट्ठा सॉरी 7 जुलाई 1880 को, 7 जुलाई 1890 को, 7 जुलाई 1895 को या फिर 7 जुलाई 1896 को। तो जो सबसे पहले फ़िल्म का प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन करने वाले कौन हैं? तो ये लूमियर बंधु हैं। कब किए थे? 1896 में किए थे। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फ़िल्म नगरी की संज्ञा दी जाती है। हमने स्टार्टिंग में नहीं, जब हमने टेलीविज़न पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने आपको 2-3 बार बताया। फ़िल्म नगरी कौन है? उत्तर प्रदेश? नहीं। बम्बई? हाँ। ये जो हमारी मुंबई है, बम्बैया नगरी है, इसी को हम फ़िल्म नगरी की संज्ञा देते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। फ़िल्म का महत्व क्या है? फ़िल्म का महत्व क्या है? क्या ये सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करता है? क्या राष्ट्र चेतना और देश प्रेम की भावना जागृत करता है? जीवन को सुंदर बनाने और चारित्रिक विकास में ये मदद करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, फ़िल्म बनाने के या फ़िल्म के ये सारे महत्व होते हैं। सामाजिक बुराइयाँ और अंधविश्वासों को दूर करने में मदद मिलती है, राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना जागृत होती है, जीवन को सुंदर बनाने और चारित्रिक विकास में भी ये जो फ़िल्म होते हैं, ये महत्व देते हैं। ठीक? महत्वपूर्ण हैं। तो ये थे हमारे आज के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपके कई गलत हुए होंगे, क्योंकि सन इसमें आज आपका ज़्यादा था और देश का नाम आपका ज़्यादा था। पहला, दूसरा, अंतिम जो भी था, क्या था, इन सब के बारे में आपने पढ़ा और पहले भी आपने थियरी की क्लासेस में रेडियो के साथ-साथ आपका जो टेलीविज़न है, इसकी हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो एक बार फिर से हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, यहाँ के क्वेश्चन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने तो काउंट किया होगा, आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अभी हमें टेलीविज़न से देखना है कि ये जो आपके फ़िल्म जगत की फ़िल्म के जन्मदाता कौन है? पहली फ़िल्म कौन है? पहली मूक फ़िल्म कौन-सी है? पहली बोलती फ़िल्म कौन-सी है? इन सब के बारे में चर्चा करना है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक? आप हमें ये बताइए कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया या फिर कितना क्वेश्चन गलत किया? एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो 4 क्वेश्चन आज हमने आपसे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या? यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ। इनका फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना। ये 3 चीज़ें आप इनके बारे में बता दीजिएगा। आई थिंक आज मैंने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।